हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का वेलकम हमारे इस नए चैप्टर में जिसमें हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अहोम डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने अहोम डायनेस्टी का नाम पहले कभी सुना था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मेरा अनुमान यही कह रहा है कि हम में से बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। अगर आप भी इनमें से हैं तो निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सब अमूमन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से ही जानते हैं, बाकी न्यूज़ से। तो टेक्स्ट बुक में तो इनका कहीं कोई मेंशन है नहीं, और न्यूज़ की अगर बात करें तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेनली नॉर्थ इंडिया पर ही फोकस होता है। आप जानते ही होंगे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का शायद ही कोई जिक्र मिलता हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पूरी कंट्री के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर अहोम की बात करें तो ये लोग ताई वंश के थे, और वो 1220 ईस्वी में अपने राजकुमार चुकाफा के साथ असम में आए। ये लोग ज्यादातर असम में ही पाए जाते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो एक समय ये लोग चीन के गुआंगशी में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनका विस्तार शुरू हुआ और ये अहोम ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ में बसने लगे, जिसके बाद आगे चलकर यही अहोम डायनेस्टी बनी। इस डायनेस्टी की नींव चुकाफा नाम के ताई लीडर ने रखी थी। जब इस डायनेस्टी की नींव पड़ी, उस टाइम चुकाफा के 9,000 अनुयायी थे। आपको बता दें कि ये डायनेस्टी 1228 ईस्वी में शुरू हुई और 1826 ईस्वी तक बरकरार रही, यानी लगभग 600 सालों तक अहोम्स ने असम पर अकेले राज किया। और ऐसा भी नहीं था कि इसका शासन मुगलों के समय में नहीं था। मुगलों के समय में भी अहोम्स काफी मजबूत थे। हालांकि कई मुगल शासकों ने इस डायनेस्टी को खत्म करने की कोशिश की और असम को अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हाँ, ये जरूर है कि ये कुछ वक्त के लिए कमजोर जरूर हो गए, लेकिन बदले में बहुत तगड़ा पलटवार करके अपनी डायनेस्टी को फिर से एस्टेब्लिश किया। अहोम्स के असम में बसने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब अहोम्स असम आए तो असम आने के बाद सबसे पहले इन्होंने यहाँ की लोकल ट्राइब्स के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू की। बाराही और मोरन यहाँ की लोकल ट्राइब थी, तो अहोम्स ने सबसे पहले इन दोनों से मेल जोल बढ़ाना शुरू किया। इन ट्राइब्स के बीच जो कुछ भी आपसी झगड़े चल रहे थे, उन्हें शांत कराया। यही वजह है कि इन लोकल ट्राइब्स के अंदर अहोम्स की एक अच्छी इमेज क्रिएट हो गई। इसके बाद अहोम किंग पूरे राज्य में काफी अच्छा काम करने लगे, जिससे लोगों के अंदर उनके प्रति और भी अच्छी भावना डेवलप हुई। और धीरे धीरे वहां के लोकल लोग भी अहोम से प्रभावित होकर अहोम लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करने लगे और उसी के हिसाब से खुद को ढालने भी लगे। लेकिन कुछ वक्त के बाद ऐसी भी सिचुएशन आ गई जिसमें बाराही जनजाति के लोग पूरी तरह अहोम में शामिल हो गए। वो पूरी तरह से धर्मांतरण कर चुके थे, पर मोरान जनजाति के लोगों ने अपनी पहचान और संस्कृति को बचा कर रखा। हालांकि अहोम संस्कृति काफी हद तक इसमें भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी इनकी सिचुएशन बराही की तरह नहीं थी। लोगों के अहोम में कन्वर्ट होने के इस प्रोसेस को अहोमाइजेशन प्रोसेस कहा गया। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट था और देखते ही देखते असम में अहोम की जनसंख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ। ये पूरा प्रोसेस 16वीं शताब्दी के शुरुआती कुछ सालों तक चलता रहा। सन 1497 में सुहंगमंग अहोम डायनेस्टी के राजा बने, जिसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि अहोम किंगडम का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, और ये इसके फाउंडर सुकाफा के बाद शायद सबसे ज्यादा विस्तार था। इन्होंने अपने किंगडम में पहली बार मल्टी एथनिक पॉलिटी को भी स्टेब्लिश किया। इन्होंने अपने किंगडम को 2 बार मुस्लिम इन्वेजन से भी डिफेंड किया। ये पहले अहोम किंग थे जिन्होंने हिंदू टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसके बाद इन्हें स्वर्ग देव कहा जाने लगा। इसके बाद से ये चलन शुरू हुआ कि सभी अहोम राजाओं को स्वर्ग देव कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है स्वर्ग के देवता। कई इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इनके द्वारा हिंदू कल्चर को अहोम साम्राज्य में इतना फैलाया गया, जिसके चलते अहोम कल्चर को मानने वाले लोग जो पहले मेजॉरिटी में हुआ करते थे, वो माइनॉरिटी बन गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब अहोम किंगडम को पूरे राज्य में
पीस एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी था कि सभी धर्म के लोगों की धार्मिक इच्छाओं का सम्मान किया जाए, और इसी का नतीजा हुआ कि किंग को पहली बार हिंदू नाम दिया गया। इसके अलावा असम की भाषा भी असम के कोर्ट में ताई लैंग्वेज के साथ एग्जिस्ट करने लगी, जिसने बाद में ताई लैंग्वेज को रिप्लेस ही कर दिया। इसके बाद 1603 ईस्वी में जब प्रताप सिंघा अहोम किंगडम के राजा बने, तो इन्होंने द बोरफुकन एंड द बोरबरुआ के साथ साथ कई छोटी छोटी चौकियां भी स्टेब्लिश की, जहां से शासन का काम किया जा सकता था और काम फास्ट हो सकता था। इन्हीं के समय में अहोम्स पर मुगल्स के कई अटैक हुए, और 1662 में मीर जुमला के समय में मुगलों ने अहोम किंगडम की कैपिटल गढ़गांव पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि मुगल ज्यादा देर तक अपना कब्जा नहीं रख सके और अहोम ने फिर पलटवार किया। हिस्ट्री में इसे बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि मुगल्स को न सिर्फ इस कैपिटल को छोड़कर वापस जाना पड़ा, बल्कि अहोम ने अपना बॉर्डर बढ़ाकर वेस्ट तक कर लिया। प्रताप सिंह के समय में ही पाइक सिस्टम में कुछ रिफॉर्म किए गए। आपको बता दें, अहोम किंगडम पाइक सिस्टम से ही रेवेन्यू जनरेट करता था। यह सिस्टम कुछ ऐसा था कि सभी युवा लोग जो काम कर सकते हैं, उन्हें समय समय पर राज्य के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। हालांकि ये उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता था कि वो क्या काम कर सकते हैं। बदले में राज्य उन्हें बंजर जमीन भी दे देती थी ताकि वो उसे उपजाऊ बनाएं, और ये जमीन करीब 2.66 एकड़ हुआ करती थी। ऐसे यूथ को ही पाइक कहा जाता था। जब कोई पाइक राज्य की सेवा में चला जाता, तो उस दौरान कोई दूसरा इंसान उसकी फैमिली की देखरेख करता था, और अगर उसके पास खेती के लिए जमीन है तो उस पर किसानी का काम भी कोई और करता था। यानी कुल मिलाकर उसकी फैमिली खाने से लेकर किसानी तक के लिए आसपास के लोगों पर ही डिपेंडेंट थी। तो ऐसा पाइक सिस्टम 1826 तक चलता रहा। इसके बाद 1826 में ट्रीटी ऑफ यन दाबो हुई, जिसमें अहोम खुद का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में दे देती है। आपको बता दें कि यहाँ की इकोनॉमी भी पाइक सिस्टम से चला करती थी। सारा रेवेन्यू इसी से जनरेट होता था। पाइक सिस्टम के हटने से राज्य का वेल्थ कम होने लगा था, पर इससे प्रजा पर अत्याचार भी रुक गए थे। अगर होम्स के जुडिशरी की बात करें तो अहोम साम्राज्य का कोई रिटेन कोड ऑफ लॉ नहीं था। जज कोई भी डिसीजन अपनी कंट्री के कस्टम रूल्स और अपनी समझ के मुताबिक ही लेता था। यानी उसे कोई चीज सही लगती है या गलत, ये उसी जज पर डिपेंड करता था, और इसके आधार पर ही अपराधी भी तय होता था। लेकिन कुछ समय के बाद असम में जब हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बढ़ा, तब हिंदू लॉ यूज होने लगे थे। आपको बता दें, यहां म्यूजिक और डांस का भी बहुत ज्यादा चलन था। बिहू अहोम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था, और वो आज भी असम में मनाया जाता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के डांस परफॉर्म किए जाते हैं। अहोम साम्राज्य की रानी शिव की उपासना करती थी। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद जब ये साम्राज्य थोड़ा थोड़ा मुगलों के इन्फ्लुएंस में आया, तो मुगल संगीत भी धीरे धीरे यहां पर मिलने लगा। तो दोस्तों, ये तो हमने अहोम्स की हिस्ट्री जान ली, लेकिन अहोम्स की वीरता और उसके पराक्रम के किस्से भी बाकी हैं। हम अगले एपिसोड में मुगल्स और अहोम्स के बीच पहली लड़ाई यानी बैटल ऑफ समधारा को डिस्कस करेंगे।